तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डीमन ब्लेड के एपिसोड 25 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर वुई उन लोगों से कहते हैं कि यहाँ पर हमारे ईस्टर्न जनरल जो है उन्होंने यहाँ पर प्रस्ताव रखा है कि ये वाला जो कंपटीशन है 1 साल के बाद यहाँ पर मास्टर गोंग मास्टर नैनगोंग की जो पैलेस है वहां पर होने वाला है, ताकि इसकी फेयरनेस को रखा जा सके, यानी इसमें कोई चीटिंग ना कर सके। ये बात सुनने के बाद गवर्नर उसे कहते हैं कि अगर तुम्हारे जनरल को लगता है कि वो इतने महान इंसान है तो क्यों ना वो अपने खर्चे के ऊपर इसको यहाँ पर परफॉर्म करवाए, क्योंकि इसमें तो बहुत ज्यादा खर्चा आता है। उसे क्या लगता है कि ये फ्री में हो जाता है। इसी के साथ ही वो कहता है कि अब तो यहाँ पर मुझे वाइन का मजा भी नहीं आ रहा, तुमने यहाँ पर जनरल का नाम लेकर मेरा मूड खराब कर दिया। फिर साथ ही वो ओल्ड फिश से कहता है कि ओल्ड फिश चलो जल्दी से अपने लोगों से कहो कि खाना लेकर आए, और सभी के सामने वहां पर खाना लाया जाता है। जैसे ही वहां पर बकरे का गोश्त उनके सामने रखा जाता है तो उसे देखते हुए सभी के मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। मास्टर यूई जो होते हैं, मास्टर यूई चैंगफेंग जल्दी से वहां पर उस मीट के टुकड़ों को उठाना शुरू करते हैं और साथ ही उनको खाकर वहां पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं। ये देखने के बाद गवर्नर ओल्ड फिश से कहता है कि ओल्ड फिश लगा तुम्हें पता चला कि मैंने यहाँ पर तुम्हें अपना जो कुकिंग डिपार्टमेंट है उसका हेड क्यों बनाया है, क्योंकि तुम यहाँ पर इस तरह का खाना बनाते हो जिसके साथ मेरे मेहमान जो अपने आप को रोक नहीं पाते और उसके बाद वो ऐसा चेहरा बनाते हैं। और इसी के साथ दिखाते हैं कि वहां पर डमडम आकर खड़ा हो जाता है। तो इस बात से वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि अचानक से इसको क्या हो गया, ये नौकर यहाँ पर कहां पर से आ गया है। तो हमारा पाइली भी इस बात से काफी हैरान होता है कि डमडम यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। तो डमडम वहां पर साइड के ऊपर यूई चैंगफेंग की तरफ देखता है। फिर साथ ही वहां पर गवर्नर कहता है कि अब ये बच्चा कहां से आया है, क्या ये यहाँ पर किचन की तरफ से आया है। तो ये बात सुनते ही वहां पर एक नौकर जो होता है सर झुकाता है और कहता है गवर्नर प्लीज माफ करिएगा, ये हमारे किचन में ही रहता है, इसका नाम डमडम है, ये ना तो बोल सकता है ना तो सुन सकता है, मैं इसे भी यहाँ पर से हटा देता हूँ। तो गवर्नर कहते हैं कि अच्छा ये ना बोल सकता है ना सुन सकता है, तो फिर तुम लोग इसके साथ बात कैसे करते हो। तो वो कहता है कि सर जी यहाँ पर हमारे होंटू को पढ़ सकता है, जो कहते हैं ये वैसे कर लेता है। तो गवर्नर कहते हैं कि अच्छा ये बात है, ये यहाँ पर होंटू को रीड कर सकता है। इसके साथ ही गवर्नर उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। वो उसे कहते हैं कि लड़के क्या वाकई में तुम्हारा नाम डमडम है, क्या पैदा होते वक्त तुम्हारा यही नाम था, तो क्या तुम यहाँ पर बताओगे कि तुम्हारा नाम क्या है। और इसी के साथ हमारा डमडम जो होता है वहां पर साइन लैंग्वेज का यूज करते हुए कुछ बताता है। तो गवर्नर कहता है कि जल्दी से जाओ किसी को ढूंढ कर लाओ जो कि साइन लैंग्वेज को समझ सकता हो, मुझे यहाँ पर इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट हो रही है, ये बच्चा क्या कहना चाहता है। और इसी के साथ ही हमारी सेकंड अबेस जो होती है वो उनसे कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर साइन लैंग्वेज में अपने नाम बता रहा है या फिर अपने बारे में बताना चाहता है, अपनी स्टोरी बताना चाहता है, लेकिन मुझे यहाँ पर साइन लैंग्वेज ज्यादा नहीं आती, इसी वजह से मैं यहाँ पर कंप्लीटली ट्रांसलेट नहीं कर सकती। तो गवर्नर उसे कहते तो फिर तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए, बीच में बोली क्यों अगर तुम्हें यहाँ पर साइन लैंग्वेज आती नहीं है। तो इसी के साथ ही पाइली आगे बढ़ता और कहता है कि माय लॉर्ड अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं यहाँ पर इसको ट्रांसलेट करना चाहूंगा, मुझे साइन लैंग्वेज आती है। तो वो कहता है कि तुमने साइन लैंग्वेज को कहां पर सीखा है। तो पाइली उनको बताता है कि मेरी एक सिस्टर है जो कि पैदाइशी तौर पर बहरी थी, इसी वजह से मैं यहाँ पर उसके साथ साइन लैंग्वेज से ही बात करता आया हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा पाइली जो होता है वो डमडम के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि इसने यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए ये कहा कि इसका नाम किसी बहुत ही कमीने घटिया इंसान ने चोरी कर लिया। तो ये बात सुनते ही गवर्नर कहता है कि जो तो बड़ी कमाल की स्टोरी लगती है, चलो अपनी सारी स्टोरी बताओ कि कैसे कोई किसी का नाम चोरी कर सकता है, मैं सुनना चाहता हूं। तो डमडम उसके सामने वहां पर कहानी सुनाना स्टार्ट करता है। तुम्हारा पाइली उसको ट्रांसलेट कर रहा था और उसके मुताबिक वहां पर जो होता है कि ये एक बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट की फैमिली में पैदा हुआ था, जहां पर इसका एक बड़ा भाई था और साथ इनके फादर जो थे एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। इसी के साथ ही वो कहानी सुनाना स्टार्ट करता है कि जब उसकी उम्र 10 साल थी, उस साल वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही थी, तो वो अपने फादर के साथ बाहर की तरफ निकलता है। जब वो बाहर जाते हैं तो वहां पर उन्हें एक लड़का मिलता है जो कि बहुत ही बुरी हालत में होता है, जख्मी हालत में होता है। तो उसके फादर क्योंकि एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, इसी वजह से वो उस लड़के को वहां पर से उठाकर वापस ले आते हैं। वो उसे अपने घर ले आता है क्योंकि वो लड़का जो था अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ भूल चुका था। इसी वजह से फादर उसे ट्रीट करने के बाद उसे अपना ही फोस्टर बेटा बना लेते हैं, यानी अपना स्टेप सन बना लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग 3 भाई हो चुके थे, इसी वजह से अब हम लोग यहाँ पर उसे अच्छी तरह से ट्रीट करते थे। और उसके बाद कुछ अरसे के बाद फादर मर गए। फादर के मरने के बाद वो लड़का जो था जो कि हमारा फोस्टर ब्रदर बन गया था, वो यहाँ पर से वापस गया। उसने कहा कि वो अपनी फैमिली से जाकर मिलना चाहता, उसे अपनी फैमिली याद आ गई है। तो मेरे बड़े भाई ने उसे बहुत सारे पैसे दिए कि ठीक है जाओ जाकर अपनी फैमिली से मिल आओ। तो इसी के साथ ही वो अपनी फैमिली को मिलने के लिए वापस जाता है और वहां पर से एक लड़की को अपने साथ लेकर वापस आता है। तो मेरे बड़ी भाई ने उससे पूछा कि ये लड़की कौन है। तो उसने कहा कि ये लड़की उसकी कजिन है, ये भी वहां पर उसकी फैमिली में रहती थी, तो ये यहाँ पर तुम्हारे साथ इसलिए मैं लेकर आया हूँ ताकि यहाँ पर तुम्हारे साथ इसकी शादी करवाई जा सके। तो मेरे बड़े भाई ने उस लड़की के साथ शादी कर ली, यानी कि उस लड़की की कजिन के साथ उसने शादी कर ली। और उन दोनों की शादी होने के बाद मेरी सिस्टर ला जो थी वो काफी ज्यादा समझदार औरत थी और काफी चालाक औरत भी थी, क्योंकि वो यहाँ पर बिजनेस को बढ़ाना चाहती थी। इसी वजह से वो मेरे भाई को हमेशा कहती रहती कि तुम बिजनेस के लिए यहाँ पर से बाहर क्यों नहीं जाते, तुम सिर्फ और सिर्फ यहीं पर इसी जगह के ऊपर ही सिटी में क्यों रहते हो। तो उसने मेरे भाई को वहां पर उसके कान भरे और उसके बाद मेरा भाई जो था वो महीनों के लिए घर से बाहर रहने लगा। वो सामान लेकर चला जाता और जाकर दूसरे शहरों में बेच कर आता। लेकिन जब मेरा भाई वहां पर महीनों के लिए घर से बाहर रहने लगा, सामान बेचने के लिए बाहर जाता था, तो मैंने यहाँ पर देखा कि मेरी भाभी जो थी यानी मेरी सिस्टर ला जो थी वो रात के वक्त यहाँ पर से भाग जाती थी, वो रूम में नहीं होती थी, वो कहीं पर जाती थी।
पर सुनते ही गवर्नर बीच में उसे टोकते हैं। मुझे समझ आ गई यहाँ पर क्या चल रहा है। वो अपने हस्बैंड को जानबूझकर यहाँ पर बिजनेस ट्रिप के ऊपर भेज देती, जहाँ पर वो महीनों बाहर रहता और उसके पीछे वो लड़की जो थी वो किसी दूसरे के साथ जाकर अपना मुंह काला करती थी। तो जिंगजिंग उसे कहते हैं कि माय लॉर्ड, मुझे लगता है कि आपको इन बातों के बारे में काफी कुछ पता है। तो उसका लॉर्ड उसे कहता है कि मुझे कैसे पता नहीं होगा, अपनी जवानी में मैं भी यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे काम कर चुका हूँ। अपनी जवानी में बहुत सारे ऐसे हस्बैंड जो थे उनको बाहर भिजवा दिया जाता था और उनकी बीवियां मेरे पास आ जाती थी, इसी वजह से मुझे यहाँ पर ये सब कुछ पता है। यहीं पर से कहानी फिर से वहां पर कंटिन्यू होती है, जहाँ पर डम डम उनसे कहता है कि एक रात मैंने वहां पर अपनी सिस्टर इन लॉ का पीछा किया। जब मैं उसका पीछा करते करते एक जगह के ऊपर पहुंचा तो वो लोग कब्रिस्तान में पहुंच गए। तो जहां पर वो लोग पहुंचे थे वो ग्रेवयार्ड हमारे एंसेस्टर्स का था, वहां पर वो कब्रों को खोद रहे थे। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आई कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेकिन असल में वहां पर जो दूसरा लड़का था वो मेरा फोस्टर ब्रदर था, यानी वही लड़का जिसे मेरे डैड ने उठाकर उसका इलाज किया और बाद में से हमारा भाई बना दिया। तो वो और उसकी कजन दोनों मिलकर वहां पर से खुदाई करके कोई चीज ढूंढ रहे थे और उस दिन वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे, जैसे कि उन्हें वो चीज मिल गई हो जो वो ढूंढ रहे थे। उसे देखकर घबराहट के मारे में जल्दी से भागता हुआ घर वापस आया और सोच रहा था कि मेरा भाई जैसे ही वापस आएगा मैं उसे इस बारे में बताऊंगा कि सिस्टर लाओ यहाँ पर ब्रदर दोनों क्या कर रहे हैं। तो जब मेरा भाई वहां पर वापस आता है तो मैंने यहाँ पर उसे इस बारे में बताया। जब मैंने उसे इस बारे में बताया तो मेरे बड़े भाई ने यहाँ पर अपने फोस्टर ब्रदर से इस बारे में पूछा कि क्या यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है। तो उसी के साथ ही फोस्टर ब्रदर ने वहां पर इस बात को बिल्कुल भी इनकार नहीं किया और मेरे भाई के सामने सारी बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ऐसी बात है, यानी कि तुम्हारी बीवी जो कि मेरी कजन है उसके साथ मिलकर मैं यहाँ पर कब्रों को खोद रहा था और उसके बाद वो अपनी कजिन को लेकर वहां पर से चला जाता है, जिसकी वजह से मेरा भाई जो था उसका दिल टूट जाता है। उसकी वाइफ जो थी वो उसकी कजन थी और वो अपनी कजिन को लेकर वहां पर से चला गया। डम डम कहता है कि मुझे लगा कि यहाँ पर ये सब कुछ खत्म हो गया, ये सब कुछ अब यहाँ पर खत्म हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट ब्रदर जो है वो वहां पर से चला गया है। लेकिन उसके बाद वो आटम पवेलियन के लोगों के साथ वापस आता है। आटम पवेलियन के लोगों के साथ वापस आने के बाद वो आकर कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करता हूँ, यानी कि वो मेरे बड़े भाई को आकर चैलेंज करता है। और यहाँ पर उसने चैलेंज के तौर पर दोनों तरफ से क्योंकि शर्त लगानी होती है, तो एक तरफ से उसने कहा कि मैं यहाँ पर जान जुई यानी जो मेरी सिस्टर इन लॉ थी उसने कहा कि मैं ये तुम्हें वापस दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें यहाँ पर अपनी फैमिली के सीक्रेट मैनुअल्स मुझे देने होंगे। तो मास्टर खुश होते हैं, आप यहाँ पर बीच में बोल पड़ते हैं और कहते हैं कि उस कमीने इंसान की हिम्मत तो देखो, पहले वो यहाँ पर अपनी कजिन को लेकर चला गया और उसके बाद वो यहाँ पर आटम पवेलियन के लोगों के साथ वापस आता है और आकर तुम्हारे भाई को चैलेंज करता है एक डूल का और साथ ही यहाँ पर वो डेलीगेट करता है। एक तरफ से वो उसकी वाइफ को दांव पर लगाता है, दूसरी तरफ से उसे कहता है कि तुम्हें अपनी फैमिली की सीक्रेट स्वर्ड मुझे देनी होगी। वहां सुनते ही जिंगजिंग भी काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहते हैं कि उस कमीने की हिम्मत तो देखो कि वो यहाँ पर एक औरत को दांव पर लगाना चाहता था। कि मास्टर नैनगोंग उन लोगों से कहता है कि मैंने यहाँ पर इस तरह की आटम पवेलियन की बहुत सारी लाइफ टू डेथ फाइट्स देखी हैं, जिसमें ये लोग यहाँ पर हर किस्म की चीजों को दांव पर लगाते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत सारी औरतों को भी दांव पर लगते देखा है, बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी बीवी और बेटियों को भी दांव पर लगा देते हैं। फाइट्स इसी तरह होती हैं। मास्टर शुई चैंगफेंग जो होता है उनकी बातें सुनने के बाद बिल्कुल खामोश होता है, जबकि इसी के साथ ही डम डम जो होता है अपनी कहानी को स्टार्ट करता है। तो डम डम कहता है कि मेरा ब्रदर जो था वो क्योंकि अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था और वहां पर अपनी वाइफ के लिए उसने यहाँ पर अपनी फैमिली के हीरोलुम यानी कि अपनी फैमिली के सीक्रेट स्वर्ड को भी दांव पर लगा दिया। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 25 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इस कहानी को यहीं पर से कंटिन्यू करेंगे।